ओके, सो लाइट जो है ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लाइट के बारे में। उसमें बोला जाता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ये सिंपल डेफिनेशन है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच we can see objects around us. राइट है ना? तो ये छोटी क्लास की डेफिनेशन है। और अगर हम 12th क्लास के हिसाब से बात करें तो 12th क्लास में लाइट को हम 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक तो है रे ऑप्टिक्स, जो ये करंट चैप्टर, इसके बाद है वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद है डुअल विजन। ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये लाइट के ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पर हम लाइट का जो बिहेवियर है वो रेक्टिलिनियर बिहेवियर, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स जो है ठीक है, इसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट, और यहां पर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि वेव प्लस पार्टिकल, ठीक है। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक लाइट नाम की चीज जो है वो तीन तरीके से काम कर रही है। हाउ दैट पॉसिबल? एक लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी कर रही है, वो वेव नेचर भी शो कर रही है, वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। एक चीज तीन बिहेवियर कैसे शो कर रही है? हाउ दैट पॉसिबल, है ना? तो लाइट के बारे में एग्जैक्टली लाइट क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, सच्चाई तो ये है, ठीक है। जो साइंटिस्ट हैं वो लाइट का जो अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग फिनोमिना से रिलेटेड, ठीक है, उसको स्टडी करकर बोल देते हैं कि लाइट यहाँ पर रेक्टिलिनियर बिहेव कर रही है, लाइट यहाँ पर वेव की तरह बिहेव कर रही है, लाइट यहाँ पर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। सो लाइट का जो बिहेवियर कैसा है, इट डिपेंड्स ऑन द फिनोमिना। फिनोमिना के साथ साथ लाइट का बिहेवियर चेंज होता है ना? लेकिन अब आपके दिमाग में डाउट होगा, सर फिर लाइट को हम क्या समझें, व्हाट इज लाइट, है ना? तो लाइट इज मेड अप ऑफ energy packets called photons and traveling in the form of wave. Wave functions कहता है बैटरी, ठीक है। तो लाइट जो है वो क्या है, एक पार्टिकल है। तो क्योंकि लाइट पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है? फोटोन बोलते हैं इसको। फोटोन क्या होता है? मान लो एनर्जी जो है ना उसको आपने एक पैकेट में बांध के उसका एक गोला बनाया, फेंक दिया, कोई फोटोन है ना, यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये फोटोन वेव की तरह चलता है। तो वेव नेचर भी जस्टिफाई हो गया क्योंकि वो चलता है वेव की तरह है। वो पार्टिकल, तो पार्टिकल नेचर भी जस्टिफाई हो गया, है ना। ये दो चीजें तो जस्टिफाई हो गई। अभी रेक्टिलिनियर कैसे है? क्योंकि ये तरह से चल रहा है, तो हाउ इट इज प्रोपेगेटिंग इन अ लीनियर वे, है ना। तो इसका आंसर ये है, अगर आप एक वेव को, यानी कि अगर मैं आपके सामने एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लाइन आपको कैसे दिख रही है? इज दिस अ स्ट्रेट लाइन और समथिंग एल्स? ये हमें दूर से स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रही है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं पर स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रही है, एंड वी कैन से इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इसमें वेव नेचर भी है छोटा छोटा। सो wavelength of light is very small. Wavelength of light is very small. Hence, we can assume
its rectilinear propagation in our macro world. Now, what is the meaning of macro world and ये सब जो चीजें हैं, एक टर्म होती है मैक्रो वर्ल्ड, होता है माइक्रो वर्ल्ड, एक होता है नैनो वर्ल्ड। इसका क्या मतलब? मैक्रो वर्ल्ड का क्या मतलब? बहुत बड़ा नहीं, हमारी जो दुनिया है इसी को हम मैक्रो वर्ल्ड बोलते हैं, है ना। ये चेयर, टेबल, बोर्ड, ये सब मैक्रो वर्ल्ड है जो हमें आंखों से दिखता है। तो हमें आंखों से जो दिख रहा है वो मैक्रो वर्ल्ड है, और वहां पर लाइट को आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। आप देखो ये जो मैंने बनाई है ना, ये भी बहुत बड़ी बना दी है, इतनी छोटी है कि आपको लाइट स्ट्रेट ही जाती मिलती है, राइट, है ना। सो लाइट इज एक्चुअली अ वेव, मतलब ट्रैवलिंग वाली वेव, एंड एक्चुअली इज अ पार्टिकल, और हम इस रेक्टेंगुलर क्यों देखते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। ठीक है, तीनों वेव जस्टिफाई हो गए, है ना, कि जो लाइट है वो इस तरीके से बिहेव क्यों करती है ना। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बस इतना ही, और कोई बताना है? वो रिफ्लेक्शन होता है। Your definition is correct. It is bouncing back of light from any surface. ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जैसे जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, उस पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उस पे लाइट गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लाइट कहीं पर भी गिरे, अगर वो टकरा के वापस आ रही है तो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। ये टेबल, ये बोर्ड, ये चेयर, ये सब आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इस रूम में लाइट जली हुई है। वो लाइट जब उसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं, वो उस ऑब्जेक्ट पे गिर रहे हैं, और गिरने के बाद आपकी आईज पर, मतलब सॉरी, आईज के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आप उसको देख पा रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर फिनोमेना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पा रहे हैं, एंड इट इज द सिंपल डेफिनेशन कि किसी भी सरफेस से अगर वो रिफ्लेक्ट करेगी, देन इट इज, मतलब बाउंस बैक करेगी, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंड रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स: इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन and regular reflection. इसका जो एग्जांपल है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमें हमारी जो शक्ल है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे ये जो बोर्ड है इसमें आपको ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है, पहला दिखता है ना, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसमें ट्यूब जो जल रही है उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, अभी दिख रहा है। दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, वो डल या धुंधला दिखेगा, एंड दैट रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ना, इसका हम एग्जांपल लिखेंगे। वैसे पानी के अंदर आपने देखा होगा, आप पानी के अंदर की अपनी इमेज देख सकते हो, है ना, थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं होती है बट आप देख सकते हो। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज in water reflection, and वाटर में जो होती है रिफ्लेक्शन वाली इमेज, उसको हम इरेगुलर बोलेंगे। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी अनइवन होती है, तो जो इंसिडेंट रेज हैं वो सारी इंसिडेंट तो पैरेलल ही करती हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर बोलेंगे इंसिडेंट रेज आर ऑल पैरेलल, इंसिडेंट रेज आर ऑल पैरेलल
but reflected ray move in random directions. और यहाँ पर प्लेन मिरर वाला एग्जांपल है, सारी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी और सारी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर पैरेलल। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो एकदम क्लियर है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो सभी एक ही जगह पर जाकर इमेज बनाती है, तो वो शार्प इमेज बनती है। So this is a regular reflection. Incident rays parallel and on reflected rays also parallel. ठीक है, और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म है वो होगी, जब मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें एकदम क्लियर हमारे जैसा इंसान दिखता है, तो जो उसमें इमेज बनती है दैट इमेज फॉर्म इज क्लियर, ब्राइट एंड शार्प इमेज। और जब हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन का करते हैं, पानी में जो इमेज बनती है भैया, उसके बारे में क्या बोलेंगे, इमेज जो थोड़ी सी डल होती है, अनक्लियर होती है and it is not sharp. So unclear image, dull, less bright. ठीक है, इसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने सबने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वही है, कोई नया नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें बोला जाता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल lie in same plane. And second point, incident angle reflection angle are same. That means angle I is equal to angle R. और अगर हम डायग्राम वाइज देखें, this is incident ray, this is the reflected ray, and this is normal. अब यहाँ पर सभी बच्चे एक मिनट के लिए देख लीजिए, जो ये इंसिडेंट एंगल की बात हो रही है वो कौन सा एंगल है, इंसिडेंट रे का एंगल है नॉर्मल के साथ। ये याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इंसिडेंट रे का एंगल जब वो लेते हैं तो वो इस सरफेस के साथ ले लेते हैं, सरफेस के साथ वाला नहीं होगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो वाला होगा। और इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल नॉर्मल का होगा, दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन? नो डाउट, तो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अभी तक हमने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है उससे हम एक ही चीज समझ पा रहे हैं कि नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और रिफ्लेक्शन एंगल ये हमेशा बराबर होगा, है ना।
इसी में बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास दो मिरर्स हैं, एक रे ऐसे पैरेलल जा रही है, दिस रे इज पैरेलल टू दिस मिरर, इसको हम M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। तो ये ऐसे गया और ये रिफ्लेक्ट हो गए, इसको नाम देते हैं A B C। So AC is parallel to M2, यानी कि ये वाली लाइन है, this is parallel to mirror M2, this one, and AB is parallel to mirror M1। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, this angle is theta, you have to find theta। और यहाँ पर एक ही चीज लगेगी, एक ही मतलब एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, दूसरा थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगी, मैथमेटिक्स। और किसी का हुआ सॉल्व? चलिए देखिए कैसे करना है इसको। इसको हम O पॉइंट बोल देते हैं। सो OB इज पैरेलल टू AC, राइट? क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज पैरेलल टू दिस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। If this is theta, then this is theta, right? And according to law of reflection, these two angles are equal. And if these two angles are equal, then this, if this is theta, then this should also be equal to theta. क्योंकि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये पूरा एंगल 90, ये पूरा 90, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली क्या? हाँ ठीक है, तो जो OC है, ठीक है, इट इज पैरेलल टू AB, सो दिस थीटा इज करस्पॉन्डिंग एंगल दिस, तो ये भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दिस एंगल इज इक्वल टू दिस इज थीटा, 3 थीटा इज 180, sum of all angles is 180 for triangle, theta is 60 degree। आप ये कर रहे हैं? नहीं सर, हमने उतना तो कर दिया था, आगे बढ़े जा रहे थे। अच्छी बात है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वेरी गुड। आपको लग रहा है कि सर थोड़ा और टाइम दे देते तो हम उड़ा ही देते इस क्वेश्चन को। तब एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपके पास मौका है। ये क्वेश्चन देख के ना बच्चों को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो हम उड़ा ही देते क्वेश्चन, तो एक और देना उड़ाओ इस क्वेश्चन को आप। तो यहाँ पर एक इस तरीके से ऐसे इधर से इंसिडेंट आई, ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, इधर रिफ्लेक्ट, ये एंगल थीटा है, आपको ये वाला एंगल बताना है अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो है वो थीटा के टर्म्स में आएगा, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा। और यहां पर कोई भी रे किसी मिरर के पैरेलल नहीं गिर गई, नो रे इज पैरेलल टू एनी मिरर। ये नोट दिया हुआ क्वेश्चन में, ट्राई करें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी। एक बार दोबारा देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको दोबारा से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल बनाया, इसको x मान लें तो ये भी x होना चाहिए रिफ्लेक्शन के कारण। ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, दिस एंगल शुड बी 90 माइनस x। एंड यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट ये दोनों एंगल बराबर है, एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज 90 माइनस y। अब हमें दो ट्रायंगल देखते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला पूरा एंगल, तीनों का एंगल का सम हमने जाना है 2x + 2y + अल्फा इज इक्वल टू 1। और ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसका सम हमने लिख दिया थीटा + 90 - x + 90 - y = 180। इसको सिंपलीफाई किया तो थीटा = x + y आ रहा है, और हमें निकालने के था अल्फा निकालना था, तो यहां पर हमने 2 कॉमन लेके x + y था, उसकी वैल्यू कर दी थीटा,
अल्फा एज इट इज है, 180 एज इट इज है, आंसर। एट एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कितना डेविएट कर रही है अपने पास से। तो ये पूरा एंगल अगर वो बेंड हो गई है, ठीक है, इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो अगर हम डायग्राम से देखें, सो दिस इज कंप्लीट 180 डिग्री एंगल। So this is 180 plus alpha. So angle of deviation is 180 plus alpha. यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये वैसे कॉन्सेप्ट है बट आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक प्लेन मिरर है, इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। प्लेन मिरर हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर मिरर 1। मिरर 1 या फिर कह लो मिरर की जो फर्स्ट पोजीशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वहां पर ये इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। ये हमने नॉर्मल बना दिया। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने मिरर को रोटेट कर दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ा हुआ मिरर को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बेंड हो जाएगी। आपने मिरर को बेंड कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे भी बेंड होगी। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है हम बना देते हैं R2, यानी कि मिरर की जो सेकंड पोजीशन है, ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट होने वाली इमेज, तो मतलब रे। तो आपको बताने की जो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बेंड हो गई, ठीक है, ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ mirror is rotated by theta, then find angle by which the refracted ray will be rotated. Right.